हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है मौलिक अधिकार। इस टॉपिक से जितने सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं या एग्जामिनर पूछ सकता है, इस वीडियो में सारे डिस्कस किया गया है। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये जो टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया वो इमेज के साथ एक्सप्लेन किया गया। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में भाग 3 में उल्लेख किया गया, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किया गया और अमेरिका से लिया गया और बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया गया और एग्जाम्पल के साथ साथ भी। मूल अधिकारों का प्रारूप किसने बनाया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। अगर आपसे पूछेगा कि इसके जो प्रारूप किसने बनाया था मूल अधिकारों के, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आंसर दीजिएगा। 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन में किसने घोषणा पत्र में मूल अधिकार की मांग की? तो कांग्रेस ने मूल अधिकार की मांग किया था कराची अधिवेशन में 1931 ईस्वी में। और उस समय कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो वह कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब हम लोग बात करते हैं कि मूल अधिकारों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो मौलिक अधिकार। अगर आपको समझ में नहीं आता कि मौलिक अधिकार होता क्या है, तो इसका तात्पर्य होता है कि वे अधिकार जो व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं, इन्हें राज्य या समाज द्वारा प्रदान किया जाता है और तथा इनके संरक्षण की व्यवस्था की जाती है। मतलब क्या? मनुष्यों की विकास के लिए जो अधिकार होती है वो मौलिक अधिकार कहलाती है। अब आता है हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को विश्व मानवाधिकार की घोषणा की, इसलिए विश्व मानवाधिकार की दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब भारतीय संविधान में भाग 3 को क्या कहा जाता है? तो भारत का अधिकार पत्र या फिर मैग्ना कार्टा कहा जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन भर भर के आता है कि मैग्ना कार्टा किस संविधान के भाग को कहा जाता है? तो याद रखिएगा, भाग 3 को कहा जाता है। मौलिक अधिकारों का संशोधन हो सकता है क्या? तो हाँ, हो सकता है संसद के द्वारा, जैसे कि हुआ था संपत्ति का अधिकार का संशोधन। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में उल्लेख किया गया के दौरान सारे मौलिक अधिकार को समाप्त कर सकते हैं हम लोग। क्या हो सकता है? ये क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैंने नोट में इसको डाल दिया है कि जब राष्ट्रीय आपात लगती है तो उस समय क्या होता है, मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़कर बाकी सबको समाप्त कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों को छोड़कर, अनुच्छेद 20 और 21 को। अब बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत बार पूछता है। पहले संविधान मौलिक अधिकार कितनी थी? तो पहले 7 थी, अभी कितना है? 6 है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि 6 कौन कौन से हैं और उसके बाद 7वां भी जान लेंगे। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक है। शोषण के विरोध का अधिकार 23 से लेकर 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 है और शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार 29 से लेकर 30 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में उल्लेख किया गया। इससे पहले अनुच्छेद 31 जो आता है वह संपत्ति का अधिकार आता था। यह अनुच्छेद 31 में उल्लेख किया गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे हटाया गया था। संपत्ति के मौलिक अधिकार को इस श्रेणी से हटाकर सामान्य विधिक या सामान्य कानून बनाकर अनुच्छेद 300 क में जोड़ा गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं, सारे अनुच्छेद के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं हम लोग। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा बताता। जब भी मौलिक अधिकार में राज्य वर्ड आता है, उसका कहने का अर्थ होता है कि केंद्र सरकार, भारत की संसद, राज्य सरकार, राज्य की विधानमंडल, स्थानीय निकाय, नगर पालिका, पंचायत, अन्य सभी निकाय जो वैधानिक या गैर संवैधानिक अथॉरिटी हैं, जैसे LIC, ONGC से राज्य का वर्ड का मतलब इन सारे का मीनिंग होता है मौलिक अधिकार में। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब। अनुच्छेद 13 राज्य मौलिक अधिकारों का न्यून या अतिक्रमण करने विधियों को नहीं बनाएगा। राज्य कोई ऐसा मौलिक अधिकार नहीं बनाएगा जिससे कि मौलिक अधिकारों का कमी होगा या तो मतलब उसका वैल्यू कम होगा। अब आता है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 14 राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अब आता है 2 वर्ड इसमें। अनुच्छेद 14 में 2 वर्ड का उल्लेख किया गया, एक विधि के समक्ष समानता, एक विधियों के समान संरक्षण। पहला आता है विधि के समक्ष समानता, ये कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। अब विधियों के समान संरक्षण ये अमेरिका से लिया गया। विधि के समक्ष समानता का मतलब होता है विधि के समान सभी समान है, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो कोई भी हो, उसको क्या होगा, जो मौलिक अधिकार दिया गया वो समान सभी को दिया गया। जैसे कि मान ली कोई
जैसे कि मैं हूँ और जैसे कि अक्षय कुमार है, सलमान खान है, या फिर कोई भी बड़े एक्टर है, इन सब सारे के लिए भी मौलिक अधिकार वही है और मेरे लिए भी मौलिक अधिकार वही है। जब क्या आता है कि विधियों के समान संरक्षण, इसका अमेरिका से लिया गया। इसका कहने का अर्थ है कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। सबसे अच्छा एग्जाम्पल में समझेंगे, अगर आप रेलवे स्टेशन जाते हैं टिकट कटाने के लिए, तो आप और एक विकलांग व्यक्ति दोनों में अंतर होता है। क्योंकि आप अगर मान लीजिए आप भी उसी लाइन में लगे हैं और कोई विकलांग व्यक्ति भी उसी लाइन में लगा है, तो क्या ये समानता होगी? नहीं होगी ना। तो इसीलिए इसको समानता करने के लिए, मतलब समान परिस्थिति के समान व्यवहार किया जाएगा। अगर उसको ज़रूरत है कि साइड में उसको लाइन दिया जाए, तो इसको समान करने के लिए उसको साइड में लाइन दिया जाएगा। तो इस तरह का व्यवस्था को समान परिस्थितियों में समान व्यवहार का अर्थ कहा जाता है, अनुच्छेद 14। अब नेक्स्ट आता है हम लोग का अनुच्छेद 15। राज्य किसी नागरिक के विरोध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर कोई भेद नहीं करेगा। कहने का अर्थ है कि नागरिक केवल धर्म के आधार पर या मूल वंश या जाति या फिर लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अगर ऐसा करता है तो अनुच्छेद 15 का हनन कर, बाकी सब के लिए भेदभाव हो सकता है। अनुच्छेद 16, राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर की समानता होगी। अर्थात राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, उद्भव एवं निवास के आधार पर नागरिकों के मध्य कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका कहने का अर्थ है ST SC OBC इसको छोड़कर, मतलब कोई भी ऐसे सरकारी पद है उसमें नियुक्ति होगी तो इस पर क्या होगा, सबको समान अवसर दिया जाएगा। इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, ना तो धर्म के आधार पर, ना तो मूल वंश के आधार पर, ना तो जाति के आधार पर, ना तो लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन अपवाद में आता है ST SC और OBC, इन सब में भेदभाव हो सकता है। अब आता है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 17। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस सेट जब आप लगाइएगा तो ये क्वेश्चन जरूर आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 17 बताता स्पर्शीयता का अंत। पहले क्या होता था कि बड़े जाति के आदमी छोटे जाति को आदमी क्यों, जैसे कि कोई टेबल में बैठा हुआ है तो बड़े जाति का आदमी, तो अगर उस टेबल में बैठ जाता तो उसको पूरा टेबल को धोया जाता था। तो ऐसे इस प्रकार के अस्पृश्यता का अंत किया गया अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, मतलब किसी प्रकार की उपाधि नहीं ले सकते हैं। राज और सेना विद्या से संबंधित सम्मान को छोड़कर बाकी कोई उपाधि किसी प्रकार का प्रदान नहीं करेगा। जैसे कि मान लीजिए सेना में मिलता है कोई जनरल, तो इस तरह का जो पद होता है वो सब धारण कर सकता है। विद्या जैसे कि होता है कोई डॉक्टर लगाता है अपना डॉक्टर डिग्री कंप्लीट होने के बाद, तो ऐसे उपाधि को लगा सकता है। लेकिन अन्य उपाधि कोई दूसरे देश के नागरिक के द्वारा दिया गया उपाधि को वह धारण नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 18 का उल्लंघन होता है। अब आता है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 19 में क्या उल्लेख किया गया, तो स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया। और अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता कितनी उल्लेख की गई थी, तो पहले 7 थी, अभी कितनी है, 6 है। उसमें से जो हटाया गया है 19F को हटाया गया, संपत्ति का अधिकार। 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा हटाया गया। जो अनुच्छेद 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार है उसको डिटेल से हम लोग पढ़ते हैं। अनुच्छेद 19A बोलने की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है। आप जब भी बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, ABCD स्टार्ट कहाँ से करते हैं, A से स्टार्ट करते हैं, तो याद रखिएगा 19A बोलने की स्वतंत्रता देता है। अब आते हैं अनुच्छेद 19B शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता देता है। आप बिना मतलब क्या है, शांतिपूर्व, मतलब आप कोई भी सभा कर सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि आप कोई हथियार लेके नहीं जाएंगे और बिना हथियार के एकदम शांतिपूर्वक कोई भी सभा कर सकते हैं। और तीसरा आता है अनुच्छेद 19C, यह संघ बनाने की स्वतंत्रता है। आप कोई भी संघ बना सकते हैं, कोई भी। अनुच्छेद 19D क्या देता है, देश की किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है। अब इसका अर्थ होता है कि अनुच्छेद 19D आप याद रख सकते हैं, D से डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस कब तय करेंगे, जब आप यहाँ से वहाँ जाएंगे तो आवागमन करेंगे। तो आवागमन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो 19D में है। अब 19E में क्या है अनुच्छेद, तो वह है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। ई से होता है एस्टैब्लिश्ड, तो आप कहीं पे बसेंगे तो क्या बोले, एस्टैब्लिश्ड। तो आप बसने की स्वतंत्रता कितने हैं, 19E में है। आप अनुच्छेद 19G से क्या होता है, जीविका। तो आप आसानी से याद रख सकते हैं कि कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता है 19G में। अब आता है हम लोग का अनुच्छेद 20
अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध स्थिति में संबंध में संरक्षण। अगर कोई व्यक्ति दोषी है तो उसके क्या क्या संरक्षण है संबंध में, तो इसके बारे में 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है किसी भी दोषीपूर्ण व्यक्ति के लिए। व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी, कि अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है और इसको एक उसने अपराध किया है, उसके बदले में उसको 4-5 को दिया जा रहा है उसको सजा, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये अनुच्छेद 20 के तहत अगर ये ऐसा होता है तो 20 का उल्लंघन होता है। अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। जिस समय उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उस समय जो कानून हमारे संविधान में लिखा गया है उसी के तहत उसको सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि बाद में कोई ऐड किया गया है उसके तहत वो सजा दिया, या फिर बहुत ही पुराना कोई रूल्स है उसके तहत दिया जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। जो जिस समय वह गिरफ्तार हुआ है उसी समय का कानून को उसी के तहत उसको सजा दी जाएगी। किसी भी व्यक्ति को समय के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया सकता। अगर कोई व्यक्ति अपराध किया है तो उसको स्वयं के विरोध ही न्यायालय में ऐसा गवाही देने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। तो आप यही बोलिए कि आपने ये जुर्म किया है, तो ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, अनुच्छेद 21, ये है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। राज्य व्यक्ति के प्राण और शरीर को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इसके कहने का अर्थ है कि राज्य कोई भी व्यक्ति को अगर कोई दोषी है तो ऐसा नहीं है कि कानून में जो लिखा गया है वो तो कर ही रहे हैं, उसके साथ और भी हम एक्स्ट्रा दंड दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो विधि में लिखा गया है, जो कानून में लिखा गया है उसी के तहत आप उसको सजा दे सकते हैं। इसके अलावा आप इसको नुकसान नहीं कर सकते, इस शरीर के नुकसान ही नहीं कर सकते या प्राण का नुकसान नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे अनुच्छेद 21 में यह भी कहा गया है कि आत्महत्या भी एक अपराध है। अब आता है अनुच्छेद 21A जो बाद में जोड़ा गया है, शिक्षा का अधिकार, 86वां संविधान संशोधन 2002। शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, इसका उल्लेख किया गया है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी तथा कैद या निरोध में संरक्षण। 2 प्रकार की गिरफ्तारियां हैं, एक है पहला दंडात्मक निरोध या फिर कैद और निवारक निरोध। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि दंडात्मक निरोध है क्या। तो दंडात्मक निरोध होता है कि कोई अपराधी अगर कोई अपराध किया है तो उसको क्या होता है, उस अपराध की वजह से उसको कैद किया जाता है, तो वो होता है दंडात्मक निरोध। अब आता है निवारक निरोध। अगर कोई व्यक्ति अपराध करने वाला हो या फिर करेगा, भविष्य में ऐसा होने की संभावना है, इस शक के आधार पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, उसको निवारक निरोध कहते हैं या फिर निवारक कैद कहते हैं। लगभग किसी भी लोकतांत्रिक देश में निवारक निरोध कानून नहीं है, सिर्फ हमारे देश के अलावा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, दंडात्मक निरोध और आता है निवारक निरोध। दंडात्मक निरोध अनुच्छेद 22A या 1, अनुच्छेद 22(2), निवारक निरोध अनुच्छेद 22(3), अनुच्छेद 22(4), अनुच्छेद 22(5), अनुच्छेद 22(6), अनुच्छेद 22(7), ये सब सारे का निवारक निरोध में उल्लेख किया गया। अब आते हैं हम लोग दंडात्मक निरोध अनुच्छेद 22(1) और अनुच्छेद 22(2) में। अनुच्छेद 22(1) में क्या बताता है या फिर 1 में क्या बताता है, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है और अपने मनपसंद वकील से राय लेने का अधिकार। अनुच्छेद 22(2) के तहत क्या बताता है, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। अगला आता है हम लोग का निवारक निरोध जो 22(3) में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 22(1) और 22(2) के दिए गए अधिकार निम्न को उपलब्ध नहीं होगा। शत्रु देश के व्यक्ति को यह अनुच्छेद 22(1) और 22(2) इन लोगों के लिए क्या होगा, यह उपलब्ध नहीं होगा, यह अधिकार नहीं दिया जाएगा। और निवारक निरोध मतलब कोई निवारक निरोध के तहत मतलब शंका के आधार पर कोई गिरफ्तारी हुई है तो उस व्यक्ति को भी यह अधिकार नहीं दिया जाएगा कि इसको किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है, या फिर ये भी इसको अधिकार नहीं दिया जाएगा कि 24 घंटे के भीतर इसको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए, ऐसा भी अधिकार नहीं दिया जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट 22(4). अब अनुच्छेद 22(4) में क्या उल्लेख है, सामान्यतः निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तारी व्यक्ति को अधिकतम 3 माह के तक ही हिरासत में लिया जा सकता है, मगर सलाहकार बोर्ड की राय से अवधि बढ़ाई जा सकती है। अगर मान लीजिए कोई निवारक निरोध के तहत कोई गिरफ्तारी हुई है, इस गिरफ्तारी में अधिकतम उसको जो रखा जा सकता है जेल में बिना बोले या फिर बिना इसको बताए, तो वो 3 महीना तक रख सकते हैं। अगर यह सलाहकार बोर्ड की राय और बढ़ी तो यह और भी बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद 22(5) गिरफ्तारी के
गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना जाना चाहिए और उसे अपने गिरफ्तारी आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए अवसर दिया जाना चाहिए। अब आता है हम लोग नेक्स्ट 22(6), अगर सामाजिक हित में नहीं हो तो गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी नहीं है। फिर 22(7), संसद को अधिकार है कि ऐसा कोई निवारक निरोध कानून बना सकते हैं जिससे समयावधि कुछ भी हो, तब बस उस पर अनुच्छेद 4 मान्य नहीं होगा। अनुच्छेद 22(4) क्या बोला था? 3 महीने तक रख सकता है, लेकिन संसद अगर ये कोई कानून बना दे कि इसको 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दे तो ये हो सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट निवारक निरोध जो चलाए गए थे: निवारक निरोध अधिनियम 1950, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 रासुका, आतंकवाद और ध्वंसक गतिविधि या फिर निरोध अधिनियम टाडा। अब आता है आतंकवाद निरोधी अधिनियम 2002 पोटा। अब शोषण के विरोध का अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक का उल्लेख किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। आपको ये बता दूं कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो याद रखिएगा जो लास्ट का पार्ट जो बताया गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में वहीं से भर भर के क्वेश्चन आता है। उसको उस पार्ट को देखना नहीं भूले या फिर देखना नहीं छोड़ें। अगर आपको और एक बात बता दूं कि अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है, देखिए जैसे कि मैंने फिगर वाइज में बताया या फिर फोटो वाइज में बताया, जिससे आपको क्या हो रहा है, समझने में आसानी हो रही। तो एक तो मैं ये वीडियो बनाता हूँ मोबाइल से, जो बहुत ही मेहनत लगती है। इतना दूर तो देख ही लिए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिए और शेयर कर दिए। और इसके साथ अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 23 के बारे में। राज्य दुर्व्यापार, राज्य दुर्व्यापार या फिर बेगार एवं बलात् श्रम नहीं होने देगा। यदि इसका कोई उल्लंघन करता है तो वह अपराध होगा और दंडनीय होगा। अपवाद में राज्य को अनुमति प्रदान करता है कि सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा को की जा सकती है। मतलब राज्य मानव का दुर्व्यापार नहीं करेगा और बालात् श्रम मतलब कोई भी बालकों का श्रम नहीं होगा कोई भी कारखाना में ज़बरदस्ती में। तो इसका उल्लंघन अगर होता है तो ये अपराध और दंडनीय होगा अनुच्छेद 23 के तहत। अब आता है हम लोग का अनुच्छेद 24, कारखानों एवं खानों में बालकों के नियोजन में निषेध। पहले क्या होता था, पहले से 6 से 14 वर्ष के बच्चों के या फिर बहुत ही छोटे बच्चों को शुरू से ही उसको कारखाना और खानों में बाल नियोजन किया जाता था या नियुक्ति किया जाता था। ये चीज़ को रोकने के लिए अनुच्छेद 24 बनाया गया। अब क्या होता है, कल कारखानों में या फिर खानों में बालकों का नियोजन ही नहीं होता। अगर कोई नियोजन कर रहा है या फिर नियोजन मतलब होता है नियुक्ति कर रहा है तो उस कंपनी के ऊपर केस होता है अनुच्छेद 24 के तहत। अब आता है हम लोग का अनुच्छेद 25। ये आता है, उससे पहले आप जान लीजिए कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है ये अनुच्छेद 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों के अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को आबद्ध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने समान अधिकार है। मतलब वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म को वो फैला सकता है, किसी भी धर्म को वो प्रचार कर सकता है। ये सबको समान अधिकार दिया गया, लेकिन इससे समाज की लोक व्यवस्था बनी रहे, सदाचार बनी रहे और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़े। ये होना बहुत ज़रूरी है। अब आता है हम लोग का अनुच्छेद 26, किसी भी धार्मिक संप्रदाय को अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है। किसी भी धार्मिक संस्था की स्थापना और उसका पोषण कर सकता है। कोई भी धार्मिक संस्था होता है उसका पोषण कर सकता है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधक की स्वतंत्रता है। कोई भी धार्मिक कार्य हो रहा है, लेखा जोखा या फिर आप बोल सकते हैं कोई भी धार्मिक कोई भी कार्य हो रहा है तो उसके प्रबंधक की जो स्वतंत्रता है वो दी गई है। चल अचल संपत्ति का अर्जित करने का, अगर कोई संपत्ति है, चल है चाहे अचल है, उसकी संपत्ति को अर्जने का या अर्जित करने का अधिकार है। संपत्ति को विधि के अनुसार खर्च करने का भी अधिकार है। अब आता है अनुच्छेद 27, धार्मिक कार्यों के लिए व्यक्तियों कर नहीं लगाया जा सकता है, अर्थात राज्य किसी व्यक्ति से ऐसा कोई कर नहीं ले सकती है जिससे किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि के लिए खर्च किया जाए। कहने का तात्पर्य है ऐसा कोई कर नहीं लगाया सकता है किसी भी व्यक्ति के ऊपर कि आपको ये फिक्स्ड किया जाए कि आपको ये कर देना ही पड़ेगा इस धार्मिक कार्य के लिए, तो ऐसा कोई कर नहीं लगाया जा सकता है। दूसरा नंबर पर आता है कि कोई भी राज्य ऐसा कोई व्यक्ति के ऊपर कोई भी कर नहीं लगा सकता है जिसे किसी विशेष धर्म, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई मुस्लिम या हिंदू
की वृद्धि के लिए खर्च किया जाए, या फिर कोई व्यक्ति के ऊपर ऐसा कोई कर नहीं लगाया जा सकता है। नोट में करना ये कि अनुच्छेद 27 कर लगाने पर निषेध करता है कि ना कि शुल्क, अर्थात राज्य सेवा के बदले में शुल्क वसूल कर सकती है। सिंपल से कहने का अर्थ है कि राज्य अगर आपको सेवा देती है तो उसके बदले में उसका शुल्क ले सकता है। कहने का तात्पर्य सिंपल सा अर्थ है कि राज्य कोई फैसिलिटी दे रही है तो उसका कर का वसूली कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम समझे तो सड़क की फैसिलिटी देती है तो उसका कर का वसूली कर सकता है। अब आता है नेक्स्ट अनुच्छेद 28। कुछ शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता से संबंधित 3 उपखंड दिया गया। कोई भी व्यक्ति धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होगा या नहीं होगा, इसके बारे में 3 चीज़ों का उपखंड में स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद राजकीय शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। कोई भी राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है शिक्षण संस्था तो उस पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। पहला बात ये किया गया। दूसरी बात ये कहा गया है कि ऐसे शिक्षण संस्था जिसकी स्थापना धार्मिक मानकों के आधार पर किया गया है वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, भले ही वह राज्य द्वारा पोषित हो। जैसे फॉर एग्जांपल समझे तो मदरसा, गुरुकुल, मठ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सिंपल सा कहने का अर्थ ये है कि कोई ऐसा शिक्षण संस्था जिसका स्थापना ही हुई है धार्मिक मानकों के आधार पर, तो वैसे शिक्षण संस्थाओं पे भले ही वो राज्य द्वारा पोषित हो, वैसे शिक्षण संस्थाओं पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। मदरसा, गुरुकुल, मठ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये सब सारे एग्जाम्पल पे आते हैं। अब आता है तीसरा उपखंड। किसी व्यक्ति को राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य से सहायता प्राप्त संस्थाओं में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने या उसमें की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। सिंपल से कहने का अर्थ है कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त कोई शिक्षण संस्था हो या फिर नहीं भी हो और उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा रही है तो ऐसा कोई व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता है कि आपको इस शिक्षण संस्था में शामिल होना पड़ेगा या फिर कोई उपासना में ऐसा शामिल होना ही पड़ेगा, तो ऐसा कोई बाध्य नहीं कर सकती है। अब आता है नेक्स्ट अनुच्छेद 29। इससे पहले मैं बात कर दूं कि यह मौलिक अधिकार का 5वां नंबर आता है, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक। अनुच्छेद 29 में बात अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, जिसमें से क्या क्या बात कही गई है इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। भारत के किसी भी कोने में रहने वाले व्यक्तियों का अधिकार है कि वह अपनी भाषा, लिपि, बोली और संस्कृति को सुरक्षित रख सकती है। आता है किसी भी व्यक्ति नागरिक को राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश देने से केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है। कोई भी राज्य द्वारा कोई शिक्षण संस्था का मतलब कोई राज्य द्वारा शिक्षण संस्था चलाई जा रही है तो उस पर प्रवेश मतलब उस पर एडमिशन के लिए ऐसा कोई भेदभाव नहीं हो सकता है कि उसका धर्म क्या है, उसका जाति क्या है, इसका मूल क्या है, मूल वंश क्या है, इसका भाषा क्या है, इस आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है अनुच्छेद 29 के तहत। अब आता है अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। अपना भाषा या धर्म पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि में शिक्षण संस्था की स्थापना और प्रशासन की अधिकार होगा। सिंपल सा कहने का अर्थ है कि अगर कोई अल्पसंख्यक वर्ग है तो वो किसी भी भाषा या धर्म के आधार पर वह शिक्षण संस्था की स्थापना कर सकता है और उसका प्रशासन खुद कर सकता है। अब आता है राज्य शिक्षण संस्था में को सहायता देने में इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है कि वह संस्था अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित है, और अगर कोई स्थापना हो गया है अल्पसंख्यक वर्गों के द्वारा तो ऐसा कोई भेदभाव नहीं कर सकता है राज्य सरकार कि वह जो शिक्षण संस्था स्थापना किया गया वो अल्पसंख्यक वर्गों का है। इस आधार पे राज्य उसको भेदभाव नहीं कर सकता है। तो अब आते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद 32। इससे पहले मैं बता दूं कि यह 6ठा नंबर में आता है मौलिक अधिकार का संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का आत्मा और हृदय कहा था। भारत में रहने वाले व्यक्तियों को मूल अधिकारों को परिवर्तित या लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय में आवेदन का अधिकार है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके तहत सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति प्रदान की गई है। सुप्रीम कोर्ट क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, बात एक ही है तीनों का मतलब। उसको यह शक्ति दिया गया है कि आप मौलिक अधिकार को लागू कर सकते हैं, चाहे आपको जो कुछ भी करना पड़े। वह मूल अधिकारों को परिवर्तित या लागू करने के लिए निर्देश देते हैं, आदेश देता है, अथवा या तो फिर इसको रीट बोलते हैं, रीट जारी कर सकता है। तो उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार का रीट जारी करता है। एक तो बंदी पत्र रक्षीकरण, दूसरा आता है परमादेश, तीसरा आता है प्रतिषेध लेख, चौथा आता है उत्प्रेषण और 5वां आता है अधिकार परीक्षा लेख। अब आता है नेक्स्ट बंदी पत्र रक्षीकरण। यह उस व्यक्ति की प्रार्थनाओं पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है
इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। सिंपल सा कहने का अर्थ है कि जो व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति को यह लगता है कि ये जो कैद किया गया है मुझे वो अवैध रूप से कैद किया गया है, ये अधिकारी हमको अवैध रूप से कैद किया है, तो व्यक्ति न्यायालय पर जाके सिफारिश करेगा या प्रार्थना करेगा, तो फिर क्या करेगा, न्यायालय एक रीट जारी करते हुए अधिकारी के ऊपर बंदी प्रतिरक्षीकरण रीट जारी करते हुए कहता है कि आप उस व्यक्ति को न्यायालय में पेश करें सही समय पे, क्योंकि उसके सारे जितने बंदी बनाए जाने के कारणों के बारे में हम लोग विचार। प्रतिरक्षीकरण यही होता है। अब आते हैं नेक्स्ट, परमादेश। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करता है। इस प्रकार के आज्ञापत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्यों का पालन करने का आदेश दिया जाता है। सिंपल से कहने का अर्थ है कि कोई पदाधिकारी अपने कार्यों को सही ढंग से चला नहीं सक रहा है तो न्यायालय उसको रीट जारी करते हुए, परमादेश रीट जारी करते हुए यह कहता है कि अपने कर्तव्यों का पालन करे। नेक्स्ट आता है हमारा प्रतिषेध लेख। यह आज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय व अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई ना करें, क्योंकि यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। सिंपल सा कहने का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय पे कोई केस है, अगर वह लगता है सर्वोच्च न्यायालय को कि ये केस उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आना चाहिए, तो सर्वोच्च न्यायालय एक रीट जारी करेगा, प्रतिषेध लेख, और कहेगा कि उच्च न्यायालय को कि यह जो मामला है यह आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसे सर्वोच्च न्यायालय में भेजा जाए। अब आता है नेक्स्ट हम लोग का उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का अर्थ, इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय में भेजे। कहने का अर्थ है कि कोई ऐसा न्यायालय, जैसे कि मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय, तो जिला न्यायालय में बहुत दिनों से कोई मामला पड़ा हुआ है, तो वह उच्च न्यायालय यह रीट जारी करते हुए कहता है कि आप इस लंबित मुकदमे को आप उच्च न्यायालय भेजें। अब आता है हम लोग का नेक्स्ट, और उससे पहले हमारे वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट करो और लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अब आते हैं हम लोग अधिकार परीक्षा के बारे में पढ़ लेते हैं। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा लेख के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस बात को संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई पदाधिकारी है जो उसको वैधानिक रूप से वो अधिकार नहीं दिया गया कार्य करने का, तो न्यायालय इसको पूछता है कि आपने जो ये कार्य किया वो किस आधार पे किया, और जब पदाधिकारी यह बात का संतोषजनक उत्तर दे देगा तो फिर वो काम कर सकता है, वरना वो काम को नहीं कर सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और नेक्स्ट वीडियो को और एक लिंक आ जाएगा आपको नागरिकता के बारे में, तो आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं, ऐसे ही वीडियो होगा।